Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Playlist. Dear students, today we are going to discuss about the Maxwell equation. आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल के इक्वेशंस के हवाले से. एक्चुअली मैक्सवेल का ये खुद का काम नहीं है. कीप इन माइंड, मैक्सवेल ने किसी और के काम को बढ़ाया है. पहले हमारे पास गॉस था, फिर हमारे पास फेराडे आया, फिर हमारे पास एम्पियर आया. उनके काम को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया है. मैक्सवेल ने इनके काम को अपडेट किया है. ओके, तो कौन सा काम था गॉस का, एम्पियर का, फेराडे का? ये कौन सा काम था? किस काम को मॉडिफाई किया है? किस चीज के बेसिस पर उसने उस काम को मॉडिफाई किया है? ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो फर्स्टली वी मस्ट नो व्हाट वाज बिफोर मैक्सवेल. मैक्सवेल से पहले क्या था? मैक्सवेल से पहले चार इक्वेशंस गिवन थी हमारे पास. एक इक्वेशन हमारे पास थी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. एक ये थी. और एक हमारे पास ये थी कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. ये जीरो के इक्वल है. और हमारे पास एक ये थी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन में dt. और हमारे पास जो लास्ट वन है, the curl of magnetic field is equal to mu naught j. ये इसके इक्वल है. तो ये काम किया है. फर्स्ट इक्वेशन पर हम आते हैं. ये काम है गॉस का, गॉस लॉ है. ये हमारे पास काम है किसका? गॉस का. ये गॉस वर्क है. और ये डाइवर्जेंस अभी दिस इज अननोन. ये अभी तक अननोन है. इसके पास कोई नेम वगैरह गिवन नहीं. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज नोन है, नो नेम. और ये काम है जो थर्ड इक्वेशन, ये है फेराडे का. ये फेराडे का काम है. और ये एम्पियर का है काम, जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ. ये फेराडे लॉ, ये एम्पियर्स लॉ है. तो गॉस की भी आपको बेसिक मालूम है. ये भी हमने फिफ्थ सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स में प्रूफ की थी चीज. ये भी हमारे पास प्रूफ है. और ये अभी रिसेंट सेमेस्टर में मैंने ये प्रूफ किए, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है. ओके, तो अब ये पहले काम गिवन था. फेराडे से पहले ये चार इक्वेशंस गिवन थी. तो फेराडे आया, इन इक्वेशंस पर फोकस किया. उसने देखा, उसने एक पॉइंट ली, उसने एक पॉइंट पर, एक सेंटेंस पर, एक कॉन्सेप्ट पर अपना माइंड सेट किया. उस कॉन्सेप्ट को इन चीजों पर अप्लाई करके देखा कि ये काम ओके है या इसमें मॉडिफिकेशन की नीड है. वंस टाइम वी रिपीट, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने ये काम देखा. ये मैक्सवेल से पहले का काम अवेलेबल है. मैक्सवेल जैसे ही आया, मैक्सवेल ने एक चीज पर माइंड सेट किया, एक कॉन्सेप्ट पर अपना माइंड सेट किया. वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया इन चीजों पर, और उसने देखा कि क्या ये चीजें इन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती हैं या एक्सेप्ट नहीं करती. वो क्या कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पर मैक्सवेल ने इनका चेकअप किया, इनका ऑपरेशन किया. तो मैक्सवेल ने कहा, कीप इन माइंड, मैक्सवेल ने कहा जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस किसी भी कर्ल का, द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू जीरो. किसी भी कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है. ये एक ही बात है मैक्सवेल की. इस बात को मैक्सवेल ने अप्लाई किया है इन इक्वेशंस में. तो इन इक्वेशंस पर अप्लाई करके इसने प्रूफ किया कि वाकई जीरो के इक्वल है कि नहीं. ये डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल बिकम्स इक्वल टू जीरो. जस्ट लाइक दिस वन. सपोज कर लेते हैं, हम लेते हैं कि दिस इज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लूं तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये जीरो के इक्वल होना चाहिए. अगर मैं डाइवर्जेंस इसका लूं, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूं, तो ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए. अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ दिस लूं, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूं, जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो मैक्सवेल की ये बेसिक बात है. इस बात के बेस पर मैक्सवेल ने अपना काम किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल इज इक्वल टू जीरो. किसी भी कर्ल का जो डाइवर्जेंस है ये जीरो के इक्वल है. तो इस पॉइंट को लेकर मैक्सवेल ने इन चीजों को, एम्पियर्स लॉ, फेराडे लॉ, इनको वेरीफाई करने की कोशिश की है कि क्या वाकई अगर मैं इन दोनों की डाइवर्जेंस लूं कि जीरो के इक्वल है कि नहीं.
अगर जीरो के इक्वल है इट मींस फेराडेस ओके। इफ एम्पियर्स लॉ, अगर एम्पियर्स लॉ पर है, अगर इसका लूं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये भी जीरो के इक्वल है इट मींस एम्पियर इज आल्सो ओके बना। ओके, तो वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो के इक्वल है। तो फर्स्ट हम फेराडे लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन को। स्टेप हमारा फर्स्ट ये है कि हम अब इस थर्ड इक्वेशन का ऑपरेशन करते हैं, क्या इसका डाइवर्जेंस हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है वाकई जीरो के इक्वल है कि नहीं। ओके, आप स्टेप वन में थर्ड इक्वेशन लेकर आए। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी टी, ये इसके इक्वल है। अब क्या है, अब मैक्सवेल ने इस पर अपना कॉन्सेप्ट जो ओल्ड रूल ऑफ फिजिक्स है, आपके बुक में लिखा हुआ है ओल्ड रूल ऑफ फिजिक्स, ओल्ड रूल ऑफ फिजिक्स इसने अप्लाई किया। वो क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल वो किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। तो टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डाइवर्जेंस लें। तो लेते हैं इसका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल माइनस डी बी का, इस तरह डाइवर्जेंस लेते हैं, माइनस में डी बी अपॉन में डी टी लेते हैं। इट इज ओके। तो आपको पता है मैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल किसके इक्वल है, जीरो के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास जीरो के इक्वल, ये इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी ले सकते हैं एंड तो डाइवर्जेंस ऑफ बी। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज किया, जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया, डी अपॉन डी टी डाइवर्जेंस ऑफ बी। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी ये किसके इक्वल है, फोकस ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन पर फोकस करें कि डाइवर्जेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बराबर है किसके, ये बराबर है जीरो के, ये बराबर है जीरो के। तो आप लेकर आए इधर, जीरो इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, ये डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग वी विल गेट जीरो। तो यहाँ पर इसकी बात वेरीफाई हो चुकी है कि फेराडे लॉ इज ओके, फेराडे लॉ इज ओके। क्या मतलब ओके, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काज है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आई हैं। इसका मतलब ये है कि जो डायकर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस में डी बी अपॉन डी टी, डावा अपॉन में डी टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काज है वो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों साइड इक्वल आई हैं। तो यहाँ पर मैक्सवेल की बात वेरीफाई कि वाकई जो डाइवर्जेंस है किसी भी कर्ल का वो जीरो के इक्वल है, जीरो इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इस मैक्सवेल की बात फेराडे के लिए एग्जैक्ट वन है, राइट वन है, क्लियर है। अगर ये सेम बात हम अप्लाई करें एम्पियर्स लॉ पर तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये सेम हम बात, सेम स्टेप, सेम हम डाइवर्जेंस ले इस एम्पियर्स लॉ की, तो एम्पियर्स लॉ क्या वाकई लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगी, विल बिकम इक्वल टू जीरो जीरो। इस चीज को वेरीफाई करते हैं। ओके, तो ये नोट कर लें, ये नोट कर लें। अब हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एम्पियर्स लॉ पर फोकस करते हैं। तो फाइनली हमें रिजल्ट ये मिल गया कि डाइवर्जेंस अगर हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये चीज वेरीफाई हो चुकी है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर लिया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाकई हमारे पास जो हमने लिया डाइवर्जेंस माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये वाकई हमारे पास जीरो के इक्वल है। ओके, तो ये चीज हमने वेरीफाई की है, वी वेरीफाई दिस वन पॉइंट। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पर ये चीज अप्लाई करते हैं कि क्या वाकई जो कर्ल का डाइवर्जेंस है ये जीरो के इक्वल है कि नहीं, कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है ये जीरो के इक्वल है कि नहीं। ये हम चीज अप्लाई करते हैं किस पर, हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ पर। सो लेट्स स्टार्ट, टेक एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को लेकर आए, हमारे पास ये एम्पियर्स लॉ है, म्यू नॉट इनटू जे
अब क्या करें, दोनों साइड आप डाइवर्जेंस लें, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डाइवर्जेंस लें, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। जब ये डाइवर्जेंस लिया एमपीएस लॉ का बोथ साइड, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस वन, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे we will get this is divergence of curl। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं into mu naught। So divergence of curl, this is clear one कि this will becomes equal to 0। ये एम्पियर की एक बुनियादी बात है कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी कर्ल का वो होता है बराबर 0 के। इस पॉइंट के बेसिस पर एम्पियर ने अपनी सारी बातें बताई, सारा चेकअप, सारा ऑपरेशन स्टार्ट किया है कि डाइवर्जेंस किसी भी कर्ल का वो बराबर होता है 0 के। ओके, अब हम फोकस करें इस पॉइंट पर कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जे ये किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉर स्टेडी करंट, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉर नॉन स्टेडी करंट। तो कीप इन माइंड फॉर स्टेडी करंट जब हम डील करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स से, व्हेन वी आर डीलिंग विद स्टेडी करंट, क्योंकि एम्पियर्स लॉ वैलिड है स्टेडी करंट लॉ, यूनिफॉर्म करंट के लिए एम्पियर्स लॉ वैलिड है, स्टेडी करंट के लिए एम्पियर्स लॉ वैलिड है। तो कीप इन माइंड व्हेन वी आर डीलिंग विद मैग्नेटोस्टैटिक्स से, तो इन दैट केस मैग्नेटोस्टैटिक्स मींस वी आर डीलिंग विद स्टेडी करंट। जब हम डील करते हैं स्टेडी करंट के साथ, तो इन दैट केस डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी विल बिकम्स इक्वल टू 0। ये बराबर होती है किसके, 0 के इक्वल होती है। व्हेन वी आर डीलिंग विद मैग्नेटोस्टैटिक्स, कीप इन माइंड व्हेन वी आर डीलिंग विद स्टेडी करंट, इन दैट केस डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी विल बिकम्स इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर ये तो 0 हो गया into mu naught, we will get 0 equal to 0। तो still now here Ampere's law is also valid। इस पॉइंट पर भी Ampere's law सक्सेसफुल है, Ampere's law गुड है, Ampere's law is also good here for steady current। जब हम डील करते हैं स्टेडी करंट के साथ, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली जो मैक्सवेल ने बात बताई कि डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी कर्ल है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहां पर ये बात ओके है, दिस इज एग्जैक्ट वन, करेक्ट वन है यहाँ पर। बट कीप इन माइंड व्हेन वी आर गोइंग बियॉन्ड द मैग्नेटोस्टैटिक्स, जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स से बियॉन्ड जाते हैं, इट मींस व्हेन वी आर डीलिंग विद अ नॉन स्टेडी करंट, जब हम डील करें नॉन स्टेडी करंट के साथ, देन व्हाट विल हैपन, जब हम डील करें नॉन स्टेडी करंट के साथ, तो इस पॉइंट पर इश्यू आया, इस पॉइंट पर इनकलाब आया है। जब हम डील करते हैं एम्पियर्स लॉ में नॉन स्टेडी करंट के साथ, तो इस पॉइंट पर ही इस टॉपिक में इनकलाब आया है। मैक्सवेल ने अपनी फील्ड में जो है ना रेवोल्यूशन आया है अकॉर्डिंग टू नॉन स्टेडी करंट। किस तरह, सपोज कर दें हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इस पर, डायरेक्ट हम इसका ये ए पार्ट है, सपोज करें इसका बी पार्ट हम लेते हैं, आप सिंपल ले लें, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल म्यू नॉट जे। अब बोथ साइड डाइवर्जेंस ले लें कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट, this becomes equal to 0। but keep in mind this divergence of current density का जो डाइवर्जेंस है here, this will becomes not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ये 0 के इक्वल तब है जब हम डील करते हैं स्टेडी करंट के साथ, जब हम डील करें किसके साथ, स्टेडी करंट के साथ डील करें, जब हम डील करें मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ डील करें, तभी इसके जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है ये 0 के इक्वल है। जब हम डील करें मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ, स्टेडी करंट के साथ डील करें, जब हम बात करते हैं नॉन स्टेडी करंट के साथ, यहां हम जाते हैं बियॉन्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स, बियॉन्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स। जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स से बियॉन्ड जाते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी बराबर होती है माइनस में डी रो अपॉन में dt into mu naught। So here 0 is not equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो here is
some fatal inconsistency। तो मैक्सवेल ने बताया यहाँ पर तो इक्वेशंस में फेटल इनकंसिस्टेंसी है। अगर हम बात करते हैं इस एम्पियर्स लॉ में, तो इन इक्वेशंस में मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया हियर इज अ फेटल इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर एक फेटल इनकंसिस्टेंसी है। ये जो इक्वेशंस अवेलेबल है हमारे पास, दीज आर नॉट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। देयर इज नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन की नीड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जब हम डील करते हैं बियॉन्ड द मैग्नेटोस्टैटिक्स से, जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बियॉन्ड जाते हैं, तो इन दैट केस दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट मींस देयर इज नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। जब हम बियॉन्ड जाए मैग्नेटोस्टैटिक्स से, जब हम डील करें नॉन स्टैटिक करंट के साथ, so in that case there will be some need of modification। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन की नीड है, यहाँ पर एक फेटल इनकंसिस्टेंसी है। तो मैक्सवेल ने जब यहाँ पर अपनी बात अप्लाई की कि डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी कर्व वो जीरो के इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, मगर यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं हुई। तो इस पॉइंट पर मैक्सवेल ने अपनी बातें बताना शुरू कर दी कि एम्पियर आपने क्या किया है, आपने ये जस्ट लॉ वैलिड किया है फॉर स्टडी करंट। अगर हम बियॉन्ड जाए मैग्नेटोस्टैटिक से, जब हम डील करें नॉन स्टडी करंट से, तो ये आपका एम्पियर लॉ तो हिल जाता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जीरो क्या इसके इक्वल है, जीरो तो इसके इक्वल नहीं है ना, जीरो इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ये तो इसके इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ फेल होता है। तो इन पॉइंट्स पर ही एम्पियर की इस पॉइंट पर, इस डिफेक्ट पर, इस ड्रॉबैक पर मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की है। मैक्सवेल ने एक टर्म ऐड किया है जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं इस फार्मूला में, कौन सी मॉडिफिकेशंस आई हैं, उन मॉडिफिकेशंस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, अब हम फोकस करेंगे इसमें किस चीज की नीड है, इसमें ऐसी कौन सी चीज हमें ऐड करनी चाहिए ताकि हमारे पास जो डेटा है कंप्लीट हो जाए। ये जो मैक्सवेल ने अपना फॉर्म देना चाहता है एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करके, वो क्या होगा, वो कौन से ऐसे टर्म्स है जो ऐड करना चाहता है, उन टर्म्स पर फोकस करते हैं। ओके, तो ये रिमूव कर लेते हैं। तो मैक्सवेल ने तमाम बड़ी बात कर ली है कि अब एम्पियर्स लॉ डील होने जा रहा है नॉन स्टडी करंट के साथ। अब एम्पियर्स लॉ डील करता है नॉन स्टडी करंट के साथ। तो ये जो बात है ना, या जो हमारे पास करंट डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट ने रिवॉल्यूशन लाया है फिजिक्स की फील्ड में। ओके, किस तरह इसको मॉडिफाई करता है। हमने ये चीज पढ़ी है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ के मुताबिक कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बराबर होती है इसके। अगर आप रो की वैल्यू मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं। Your divergence of electric field will becomes equal to epsilon, will becomes equal to epsilon naught। ओके, एक पॉइंट ये। तो इन पॉइंट्स पर अब मैक्सवेल अपना काम करना शुरू करता है, ये गॉस का है। आगे जो काम होगा वो होगा मैक्सवेल का। कि हमने ये चीज पढ़ी है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है ये बराबर होती है माइनस डी रो अपॉन में डी टी फॉर नॉन स्टडी करंट। दिस इज फॉर नॉन स्टडी करंट। ये जो हम डील कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, नॉन स्टडी करंट के साथ डील करते हैं। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल माइनस डी रो अपॉन में डी टी। ओके, अब इस रो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस वन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू प्लेस करें तो आप इस वैल्यू को इधर इजीली प्लेस कर सकते हैं।
ये बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू एप्सिलॉन नॉट। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल माइनस में डी ई अपान में डी टी माइनस में डी ई अपान में डी टी इनटू डाइवर्जेंस इनटू एप्सिलॉन नॉट। 21 बची हमारे पास, तो इसको हम सिंपलीफाई फर्दर कर लेते हैं माइनस में डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट डी ई अपान में डी टी डी ई अपान में डी टी। ओके, तो ये टर्म इधर माइनस का है, जब इधर आएगा तो ये टर्म हो जाएगा प्लस का, ये टर्म हो जाएगा प्लस का एप्सिलॉन नॉट डी ई अपान में डी टी विल बिकम इक्वल टू 0। ये माइनस का टर्म इधर था तो इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर देखें कौन से टर्म कॉमन है, उनको हम कॉमन लेते हैं। कौन से टर्म सेम है कि ये है, एक ये डाइवर्जेंस सेम है, तो हम डाइवर्जेंस को बाहर निकालते हैं। तो j प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी ई अपान में डी टी डी ई अपान में डी टी। ओके, तो डाइवर्जेंस यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर अगर डिवाइड करेगा तो ये सारा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के इक्वल, डी ई अपान में डी टी इक्वल टू 0। सो कीप इन माइंड यहाँ पर सम चीजें हैं जिन पर फोकस करना है। वीडियो में नजर आ रहा है, 1 मिनट में चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये मेन चीज है, ये मॉडिफिकेशन है, ये वो टर्म है जो मैक्सवेल ने ऐड किया है। दिस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट जो मैक्सवेल ने ऐड की है एम्पियर लॉ में। इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नाउ फोकस ऑन एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पर फोकस करें आप। एम्पियर्स लॉ हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ गिवन है। आप इस एम्पियर्स लॉ को इधर लेकर आए कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल म्यू नॉट जे, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे करंट डेंसिटी। तो आप कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करें, म्यू नॉट जे का वैल्यू आप प्लेस करें, ये सारा वैल्यू इधर आप प्लेस करें, तो ये हो जाएगा जे प्लस में एप्सिलॉन डी ई अपान में डी टी, एप्सिलॉन डी ई अपान में डी टी। मैं इसको थोड़ा विजिबल करके लिख देता हूँ, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट डेंसिटी प्लस में जो हम टर्म ऐड कर रहे हैं, ये टर्म है जो मैक्सवेल ने ऐड किया है, ये बराबर है एप्सिलॉन डी ई अपान में डी टी। So this is called modified form of Ampere's law। ये Ampere's law का modified form है, this modified form of Ampere's law। अच्छा, ये बात मायने होना चाहिए, इसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड करंट डिस्प्लेसमेंट। तो करंट डिस्प्लेसमेंट पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इस पॉइंट पर एक है हम अलग वीडियो बनाएंगे जिस पर हम सारा फोकस करेंगे करंट डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये मैक्सवेल ने कौन सी पॉइंट बता दी है। ओके, तो इसको हम एक अलग वीडियो में बना देंगे। तो ये हमारे पास है करंट डेंसिटी, करंट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम आईडी के साथ भी शो करते हैं, एक पॉइंट ये, और हम इसको जेडी के साथ भी शो करते हैं करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी बल्कि करंट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम शो करते हैं जेडी के साथ भी। तो आप हमारे पास इसको लेकर आए, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर दे, जे प्लस में ये किसके इक्वल है, ये बराबर है जे डी के करंट डेंसिटी के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट जे डी। दिस इज एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो इसकी मदद से, इस टर्म की मदद से हमने एम्पियर लॉ को फर्दर मॉडिफाई किया। तो इसको हम प्रॉपर समझने की फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको प्रॉपर किस वे से हम समझ सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं इसमें जो भी रिमेन होंगे। ओके, इनको हम रिमूव कर लेते हैं।
तो एक तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी जो बुनियादी पॉइंट है, जो मैक्सवेल के माइंड में पॉइंट है, मैक्सवेल के माइंड में यही पॉइंट थी कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। इस पॉइंट को मैक्सवेल ने माइंड में रखकर अपने सारे ऑपरेशंस, अपना सारा फंक्शन, सारा वर्किंग मैकेनिज्म स्टार्ट किया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल विल बिकम्स इक्वल टू जीरो। किसी भी कर्ल का जो डाइवर्जेंस है ये जीरो के इक्वल होता है। इस मेन पॉइंट को, इस पॉइंट को मैक्सवेल ने अपने माइंड सेट में ये पॉइंट सेट कर ली थी, अपने माइंड में ये पॉइंट सेट कर ली थी कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी कर्ल का वो बराबर होता है जीरो के। इस पॉइंट के बेस पर इसने सारा ऑपरेशन शुरू किया है। ओके, तो हमारे पास पहले ये था, अब इसमें मॉडिफिकेशन आई है, इसमें अब मॉडिफिकेशन आई। मॉडिफिकेशन क्या आई है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में एक टर्म ऐड हुआ है, म्यू नॉट जे तो है और यहाँ पर ऐड क्या हुआ है, म्यू नॉट जे डी ऐड हुआ है, जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट। ये करंट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एडिशन हुई है। आप इसको इधर लिख लेना प्रॉपर वैसे। इसके दो फॉर्म्स लिखते हैं, एक ये जो टर्म ऐड किया यहाँ से हमने म्यू नॉट से हम रखते हैं, और जो ऐड किया टर्म एक ये डी ई अपान में डी टी, एक तो टर्म ये, और दूसरा टर्म क्या है, और ये एक ही टर्म इसको मॉडिफाई किया है फर्दर, म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट आई डी। ओके, म्यू नॉट आई डी। तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ। तो सिंपली पहले ये था म्यू नॉट जे, मगर यहां पर किसी एक टर्म की एडिशन हुई है, इन टर्म्स की एडिशन हुई है। ये टर्म्स है जिन टर्म्स की मदद से मॉडिफिकेशन हुई है कि हम अब जो एम्पियर लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन स्टेडी करंट पर। तो नॉन स्टेडी करंट पर भी हम अब एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। तो ये तमाम एक प्यारी बात थी एम्पियर लॉ की, कि जो मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने की है। पहले मैक्सवेल ने, एम्पियर ने कहा था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है, जब हम डील करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ, तो इन दैट केस, जो अब तो ये रिमूव कर लिया है, जब हम डील करते हैं किसके साथ, मैग्नेटोस्टैटिक्स के साथ, या हम डील करते हैं स्टेडी करंट के साथ, तो उस केस में जो हमारे पास जो एम्पियर लॉ है वो वैलिड है, और जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जीरो के इक्वल है। जब हम डील करते हैं नॉन स्टेडी करंट के साथ तो एम्पियर फेल हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैक्सवेल आया, तो मैक्सवेल ने ये टर्म्स ऐड किए हैं। इसने कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके इक्वल है, और जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है ये इसके इक्वल है। तो ये सारी बातें हम प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी है हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इसमें से जो मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे पास एम्पियर्स लॉ का, इसमें से हम प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी बराबर है माइनस में डी रो अपान में डी टी, डाउ आर अपान में डी टी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये हम इससे प्रूफ कर सकते हैं। एम्पियर्स लॉ से हम काफी चीजें जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हैं वो हम प्रूफ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टेडी करंट। नॉन स्टेडी करंट के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ के मॉडिफाइड फॉर्म से। अगर नॉन मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो इसमें से प्रूफ नहीं कर सकेंगे, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं जस्ट ओनली फ्रॉम द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल करेक्शन, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। मैक्सवेल की करेक्शन से जो एम्पियर्स लॉ है वो ये गिवन है। तो फाइनली अब इसका रिजल्ट क्या निकला, सम पॉइंट्स हैं वो आप अपने माइंड में ले लेंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशंस आई है वो एक तो मॉडिफिकेशन ये है कि हमने एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किया है नॉन स्टेडी करंट के लिए, जिसमें हम डील करते हैं डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टेडी करंट। तो नॉन स्टेडी करंट के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने उसको अप्लाई किया है एम्पियर्स लॉ में। पहले तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि जो एम्पियर्स लॉ है ये वैलिड स्टेडी करंट के लिए, दैट्स गुड। ओके, जब हम बियॉन्ड जाते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स,
जब हम मैग्नेटोस्टैटिक से बियॉन्ड जाते हैं, जब हम डील करते हैं नॉन स्टैटिक करंट के साथ, तो वहां पर तो एम्पियर्स लॉ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती। तो जो एक बात है मैक्सवेल की कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है जीरो के इक्वल है, तो इसके बेसिस पर ये तो इक्वल नहीं होता जब हम बियॉन्ड जाते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के। जब हम बात करते हैं नॉन स्टैटिक करंट की, तो एम्पियर ने यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन नहीं की थी। एम्पियर ने अपने काम को यहाँ पर रोक लिया था स्टडी करंट के बाद, स्टडी करंट तक एम्पियर लॉ ने अपने काम को रोक लिया था। तो फिर आया मैक्सवेल, मैक्सवेल ने आगे काम किया है नॉन स्टडी करंट के लिए। ओके, तो उसने एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? करंट डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे पास एम्पियर्स लॉ का, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन के लिए, या जो मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर्स लॉ का, इस लॉ की मदद से, इस लॉ की हेल्प से we can also achieve this equation of continuity for non-steady current। non-steady current के लिए जो equation of continuity है वो भी हम अचीव कर सकते हैं थ्रू this modified form of Ampere's law, या जिसको हम कहते हैं Ampere's law with Maxwell correction। ओके, सो बाकी जो रिमेनिंग बातें हैं करंट डिस्प्लेसमेंट की डिटेल, या जो कंडक्शन करंट है, यहाँ पर जो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है यूटिलाइज हुआ, यूज हुआ है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में कि किस तरह करंट डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। ये जो मैक्सवेल ने टर्म ऐड किया है ये पैदा किस तरह हुआ है, ये तो हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है, हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि जो ये टर्म है किस तरह इंट्रोड्यूस होता है। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनको हम वेरी करके इस करंट डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। If you have any question, you are free to ask. Okay, viewers, see you next. Thank you.